Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Let us start informative video. एंड लास्ट पार्ट है ब्लड। ब्लड वो मीडियम होता है जिसके थ्रू हमारे गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट की एक्सचेंज होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम बेसिकली इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये है हमारा हार्ट। हार्ट की एनाटॉमी के बारे में आप सबको पता होगा कि हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। हार्ट के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, और इनके फर्दर 2 डिवाइड होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से वॉल्स आ जाते हैं। ये है ट्राइकस्पिड वॉल, जहां से राइट आर्ट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद ब्लड चला जाता है हमारे पास पल्मोनरी वेन के जरिए से लंग्स के पास, और वहां पे जो वाल्व होता है उसको हम पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। और पल्मोनरी वाल्व से जो ब्लड वापस आता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। आर्ट्रियम के अंदर ब्लड आएगा और वहां से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इसके थ्रू इन दोनों के दरमियान, इन 2 चैम्बर्स के दरमियान जो ब्लड जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं या बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। अब उसके बाद जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, अब वो बॉडी को सप्लाई होगा थ्रू एओर्टा और पास आउट होगा एओर्टिक वाल्व के। नेक्स्ट स्लाइड। ये इसकी एनाटॉमी के बारे में बेसिकली है, कौन कौन से पार्ट हैं और ब्लड का आता कहाँ से और जाता कहाँ से, ये सारा उसके लिखा हुआ है। ये एओर्टिक वाल्व आपको नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर मिट्रल वाल्व। पल्मोनरी वेन वो वाली वेन होती है जो ब्लड को लेके जो ब्लड होता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बैक टू हार्ट लेके आती है। और पल्मोनरी आर्टरी वो वाहद आर्टरी होती है बॉडी की जो हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेके जाती है लंग्स के पास। ओके, बाकी वही है इसका पल्मोनरी वॉल्व। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व आपको नजर आ रहा होगा, एओर्टा और इसके चैम्बर्स 4, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेसिकली ब्लड का सप्लाई कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा जो होती है हमारे लेग्स, मतलब जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वहां से ब्लड को लेके आती है हार्ट की तरफ, और इंफीरियर वेना कैवा जो होती है अपर एक्सट्रीमिटीज एंड हार्ट यहाँ एंड ब्रेन, वहां से ब्लड लेके आती है हार्ट की तरफ। अब ब्लड वहां से आएगा सबसे पहले पार्ट राइट आर्ट्रियम के अंदर। राइट आर्ट्रियम के थ्रू ब्लड पास होगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल, जो कि 3, मतलब अगर देखा जाए तो इसकी फैन लाइक अरेंजमेंट होती है, 3 इसके वॉल के चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद ये ही ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसने जाना लंग्स के पास, जहां पे इसने कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी को दे देनी है और वहां से ऑक्सीजन लेके दोबारा हार्ट के सेकंड पार्ट के अंदर आ जाएगा। अब वो जो पार्ट होगा, वो जो वेन है या जो आर्टरी है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और इस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। अब इस तरह से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंच गया। एंड राइट साइड पे आपको नजर आएगा, लेफ्ट साइड पे आपको लिखा हुआ वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने जो हमारे बॉडी का लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस लेके आएगी लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। वहां से ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू द मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। इसकी इस वाल्व के 2 पार्ट होते हैं, इस वजह से इसको बाइकस्पिड बोलते हैं या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड ये पूरी बॉडी को सप्लाई होगा थ्रू एओर्टा, और एओर्टा के ऊपर एक वाल्व प्रेजेंट होता है। ओके, एओर्टिक वाल्व जो होता है ये हमारी ब्लड की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब इन वाल्व्स का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे ब्लड हार्ट का एक लेवल होता है, हर चीज का एक लेवल होता है सैचुरेशन का, इसी तरह से हमारे हार्ट का भी सैचुरेशन का एक लेवल होता है। अगर राइट आर्ट्रियम के अंदर जो ब्लड आया वो राइट वेंट्रिकल के अंदर पास आउट होगा, और जो ये वॉल्स हैं इसकी अमाउंट को कंट्रोल करेंगे। अगर ये अमाउंट बढ़ जाएगी तो इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो सही से पंप नहीं कर पाएगा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन के पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स के पास नहीं भेज पाएगा। इस वजह से इस सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए ये वॉल्स को अल्लाह पाक ने बनाया। नेक्स्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अब कोई भी डिजीज कब काज होती है, जब हमारी ऑर्गन स्पेसिफिकली जो उस चीज के लिए फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जब उसके अंदर कोई भी चेंजेस आती है उसके फंक्शन के अंदर या उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, तब जो हमारे पास डिजीज काज होती है। अब सीवीडी के क्या कहा जाता है, कहता है इट्स अ जनरल कंडीशन इन विच इट्स अ जनरल टर्म इन विच मैनी कंडीशंस कैन अकर। इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। अब इस
में कंडीशन क्या हो सकती है, या उसके वॉल डिस्टर्ब हो सकते हैं, या हार्ट के अपने जो वॉल है या सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं जिन्हें मायोकार्डिक सेल बोलते हैं, या फिर हमारा जो ब्लड है उसकी सैचुरेशन नहीं हो रही, जैसे मैंने पहले बताया अगर वो पूरा जो हार्ट को सैचुरेशन नहीं होगी तो स्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। उसके बाद जो नंबर थर्ड पे आ जाता है वो होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर प्लॉक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अब बेसिकली इन्हीं डिजीज में से कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनको हम न्यूट्रिशन के लिहाज से ट्रीट कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 पे आती है CHD, coronary heart disease। नंबर 2 में है स्ट्रोक, नंबर 3 में एनुरिज्म, नंबर 4 में है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड नंबर 5 में है मायोकार्डियो इन्फार्क्शन। सबसे पहले आता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज में बेसिकली वो वाली डिजीज है जिसके अंदर वो वेसल जो हमारे हार्ट को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई कर रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट को भी सर्वाइवल के लिए, हार्ट के जो सेल्स हैं उनको भी सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है। अब क्या होगा, एक वेसल होती है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब कोरोनरी आर्टरी जो है वो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। इसके अंदर इसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, मतलब किसी की वजह से भी, किसी भी रीजन की वजह से, वो कोई वायरल रीजन हो सकता है या वो कोई भी प्लॉक्स की फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी और रीजन जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, नैरोइंग हो गई आर्टरी की, या कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई, उसकी वजह से हार्ट को ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का स्कीमिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। और अगर बॉडी को स्कीमिया हो जाए तो जो हार्ट के सेल्स हैं वो बेसिकली अपना सही से काम परफॉर्म नहीं करेंगे, रिलैक्सेशन का और कॉन्ट्रैक्शन का। जब वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपना काम तो उस वजह से हार्ट आगे ब्लड फ्लो नहीं करेगा और इस वजह से बॉडी की डेथ हो जाती है। क्रोनरी हार्ट डिजीज का अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ ले, अगर किसी का मतलब इशू है तो वो एंड पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये उसके क्रोनिक हार्ट डिजीज के बेसिकली कुछ उन्होंने साइन सिम्टम दिए हुए हैं कि हमें कैसे पता चल सकता है उस बंदे को क्रोनिक हार्ट डिजीज। इसमें आता है नंबर 1 पे एंजाइना पेक्टोरोसिस। हाँ जी, नायरोइंग ऑफ आर्टरीज मैंने पहले बताया, या तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन आ जाएगा। जब वायरल इन्फेक्शन आ जाता है ना तो बॉडी में से, जब बुखार हो जाता है, बुखार की कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में से हीट रिलीज हो रही होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी अपने आप को अपनी हीट को प्रिजर्व कर रही होती है और इस कंडीशन में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि हीट प्रिजर्व रहे, ठीक है। एक रीजन तो ये हो सकती है। इसके अलावा आर्टरी के नैरोइंग होने की रीजन ये हो सकती है कि प्लॉक की एक्यूमुलेशन हो जाती है आर्टरीज के अंदर। वो आ गया एथेरोस्क्लेरोसिस में, बता दूंगा आप लोगों को ज्यादा डिटेल्ड में, अभी जनरल बता देता हूँ कि जैसे हमारे प्लॉक की फॉर्मेशन होगी या थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो जाएगी, उस वजह से आर्टरी की जो ल्यूमन का पार्ट होता है, उसमें से ल्यूमन वो पार्ट होता है जहां से ब्लड ने पास करना है, उसकी जो एरिया, सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है उसमें से सही से पास नहीं कर पाता और फिर वो उसकी नैरोइंग होना शुरू हो जाती है और स्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ओके, देन नंबर 2 में आता है स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने बस यही सुना है कि जी हार्ट अटैक होता है या उसको हार्ट स्ट्रोक हुआ। स्ट्रोक कभी भी सिर्फ दिल का नहीं होता, स्ट्रोक की कंडीशन। स्ट्रोक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्ट्रोक हमें एक जनरल सी टर्म बताई जाती है बच्चों को हमेशा, कि स्ट्रोक वो कंडीशन है या तो ब्रेन स्ट्रोक होता है या तो हार्ट स्ट्रोक होता है। बेसिकली स्ट्रोक हर वो उसी कंडीशन को बोलेंगे जहां पे हमारी बॉडी को या उस स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को या स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन को ब्लड की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड वहां तक सही से नहीं पहुंच पा रहा। उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है, या तो ब्लड के हमारी बॉडी जो है वो एनीमिक हो चुकी है उस वजह से, या तो फिर हमारी बॉडी जो है वो हेमरेज की कंडीशन में है, कहीं पे लीकेज हो रही है उस वजह से, या फिर हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है या थ्रोम्बस हो चुका है, जिसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एम्बोलिज्म की कंडीशन हो गई है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, वहां पे ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है और डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी की मतलब उस स्पेसिफिक पार्ट का फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्ट्रोक। गॉट इट? अगर किसी का क्वेश्चन हो स्ट्रोक के बारे में तो बता दें। नेक्स्ट आ जाता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, एन्यूरिज्म का जो बेसिकली मीनिंग है वो होता है चेंज ऑफ द शेप एंड साइज। अब एन्यूरिज्म क्या, कौन सी कंडीशन होती है? एन्यूरिज्म में बेसिकली ये होता है कि जब हमारे वेजल्स के अंदर प्लॉक की एक्यूमुलेशन होती है या प्लॉक की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद क्या होता है, एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि उस कंडीशन को बॉडी ने, ब्लड तो सप्लाई करना है ना बॉडी को, हार्ट ने, अब उस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए क्या कहती है, बॉडी अपना एक रिस्पांस शो करती है। उस रिस्पांस के अंदर क्या होता है, वेजोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है उस वेन के उस स्पेसिफिक पार्ट की, तो उसको हम बोलते हैं बलून लाइक अपीयरेंस, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब बलूनिंग स्टार्ट हो जाती है, वहां से वो गुब्बारा टाइप बन जाता है, और हम उस कंडीशन को बोलते हैं एनुरिज्म। बेसिकली इसके जो मैनी होता है वो होता है चेंज ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द पार्ट। अब वो एनुरिज्म हमारी वेसल्स की भी हो सकती है, एनुरिज्म हमारे ऑर्गन्स की भी हो सकती है। अब यहाँ पे हम सीवीडी के अंदर पढ़ रहे थे, तो सीवीडी के अंदर यही कंडीशन होती है कि जहाँ पे प्लैग बनेगा वहां पे बॉडी का रिस्पॉन्स आता है कि हमारी वेजोडाइलेशन करवा के ब्लड फ्लो को मेंटेन करवाने की कोशिश करती है, और उस कंडीशन को हम एनुरिज्म बोल देते हैं। नेक्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे जो मेन है हमारी बॉडी की डिजीज, उनमें आती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो है वो डेवलप होती हैं। इसी की वजह से स्कीमिया डेवलप होता है, इसी की वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप होती है, इसी की वजह से आपका एन्यूरिज्म डेवलप होता है या स्ट्रोक डेवलप होता है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, एथेरो मीन आर्टरीज को बोलते हैं, जो मिडिल साइज आर्टरी होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं थीरो, और स्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है हार्डनिंग। तो थीरोस्क्लेरोसिस मीन हार्डनिंग ऑफ द आर्टरी। अब ये हार्डनिंग किस वजह से हो सकती है, ये हार्डनिंग हमारी एक तो प्लैक की एक्यूमुलेशन, प्लैक जो होता है बेसिकली ये फैटी मटेरियल होता है, जो बैड फैट होगा ना वो आके उस जगह पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसकी एक्यूमुलेशन की रीजन ये होती है कि हमारी बॉडी के जो होती है ना ब्लड वेसल, इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे अंदर वाला होलो पार्ट जो होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं, जहां से ब्लड फ्लो करता है। उसके बाद जो होती है वो एंटीमा, एडवेंटिशिया, और ये है इसके बॉडी के वेसल्स के पार्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, मीडिया, एंटीमा और एडवेंटिशिया, इसमें क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल पार्ट होता है मीडिया, इसके अंदर और इसके दरमियान और हमारे जो ल्यूमन के दरमियान एक स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस एथरोमा, या एथरोमा भी बोल देते हैं। अब जो फैटी मटेरियल होता है या जो बैड फैट होता है, एलडीएल जिसको हम बोलते हैं, वो जब ब्लड में से पास आउट कर रहा होता है थ्रू द लिपोप्रोटीन, वो उस जगह के अंदर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। कोई भी रीजन हो सकती है, लाइक अगर वहां पे बॉडी के अंदर आपका एलडीएल या कोलेस्ट्रॉल या हम जिसे ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो वो हमारे ल्यूमन के अंदर मतलब वेजल्स के अंदर आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब एलडीएल एक्यूमुलेट होगा उस पार्ट के अंदर, ल्यूमन के पार्ट के अंदर, एथरोमा के अंदर सॉरी, तो ल्यूमन का जो एरिया है जहां पे एक्यूमुलेट हुआ है वो बेंड हो जाएगा, जैसे इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब आपको नजर आ रहा है, जब वो बेंड हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन मतलब उसका जो पार्ट है वो कम हो जाएगा, ल्यूमन का जो एरिया है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है एन्यूरिज्म का, ठीक है, उसको एन्यूरिज्म बोल देते हैं। अलबत्ता आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, जब उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से स्कीमिया की कंडीशन हो सकती है। और अगर किसी भी जगह पे स्कीमिया हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है मायोकार्डियो इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन बेसिकली मायोकार्डियक सेल होते हैं, इन्फाक्शन मीन होता है वीकनेस या उनका डिस्ट्रॉय हो जाना। मायोकार्डियल इन्फाक्शन मतलब कि जो हमारे मायोकार्डियक सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है या वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। रीजन ये होती है कि जब हमारे हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है, कि जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन के अंदर हुआ कि जब उसका पार्ट छोटा हो गया तो ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हमारे हार्ट को ज्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा ब्लड को। उस वजह से क्या होगा, हार्ट के जो सेल्स हैं या मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और इन दी एंड क्या होगा, वो मसल्स जो होंगे या वो स्पेसिफिक पार्ट जो होगा वो अपना काम करना छोड़ देगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियो इन्फाक्शन। यहां तक अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है हम इन सब डिजीजेस को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। इनके अलावा और भी काफी डिजीज हैं, जैसे कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, वो कंडीशंस में बेसिकली डेवलप हो जाती हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज आ जाती है और इस्कीमिया आ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, ये सारी की सारी कंडीशन आगे इनकी फर्दर स्टडीज के अंदर आ जाती हैं। अलबत्ता जिन्हें हम क्लिनिकली जो न्यूट्रिशन से ट्रीट कर सकते हैं वो ये सिर्फ 5 हैं, और इन्हीं की आगे सब कंडीशंस होती हैं वो वाली भी। आगे आ जाता है डायग्नोस। डायग्नोस के अंदर सबसे पहले आ जाता है एमआरआई, कार्डियक एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब इसमें क्या होता है कि हम अपने उस हार्ट के पार्ट को या उस वेजल्स के स्पेसिफिक पार्ट के एमआरआई करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये क्लोट है और इसका साइज ये है, तो हमें इससे पता चल जाता है। नंबर 2 में आता है इकोकार्डियोग्राफी। इको का नाम आप लोगों ने सिंपल सुना होगा, जिसके अंदर हम साउंड वेव को यूज करके उसकी रेजोनेंस इमेजिंग बनाते हैं,
ठीक है, इसमें भी ये भी एक टेक्निक है, वेव्स को यूज करके आपका ग्राफिकली इमेज बनाया जाता है बॉडी का। नंबर 3 में आती है कोरोनरी एंजियोग्राफी, या इसे सिंपल एंजियोग्राफी भी बोलते हैं। एंजियोग्राफी के अंदर क्या होता है कि निडल लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। जब वो इंसर्ट होता है उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, तो जिस पार्ट के अंदर आपको पता चल जाता है एमआरआई से या इकोकार्डियोग्राफ से, हम उसके अंदर उससे पता करवा लेते हैं कि छोटे से कैमरे से किस जगह पे ब्लॉक की फॉर्मेशन है और उसका साइज क्या है। फिर हम उसको एंजियोग्राफी और एंजियो जो प्लास्टी होती है उससे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसको उस जगह को रिमूव कर देते हैं ब्लॉक उस जगह से। नंबर 3 में आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का आप सबको पता होगा नॉर्मली कि जब भी कोई हार्ट का पेशेंट होता है सबसे पहले जो उसका नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है वो होता है ईसीजी करवा लेना। उसके बाद नंबर 5 में आता है इंट्रोक्रोनरी थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी में ये होता है कि बेसिकली बॉडी के ऊपर वेव्स छोड़ी जाती हैं, साउंड वेव्स होती हैं बेसिकली वो भी। तो साउंड वेव्स जब पास होते हैं, जिस जगह पे ब्लॉक की फॉर्मेशन होती है ना, वो जगह रेड स्पॉट हो जाता है। मतलब वहां से हीट की जो क्योंकि वहां से बार बार जो है ब्लड पास हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ, तो वहां पे हीट ज्यादा होती है, वो ज्यादा एरिया के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। और जब आप इसको थर्मोग्राफी के अंदर चेक करोगे तो वो वाला एरिया जो होता है वो रेड स्पॉट के से शो होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे ब्लॉक की फॉर्मेशन है। लास्ट पे आ जाता है सिटी स्कैन, या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ईबीसीटी या सिटी स्कैन सिंपली बोल देते हैं। सिटी स्कैन के अंदर भी यही काम होता है कि हम बॉडी को हमारी बॉडी जो होती है वो उस मशीन में से पार्ट में से पास करती है, तो हमें पता एक पूरी उसकी जो है इमेज मिल जाती है और पता चल जाता है किस जगह ब्लॉकेज हुई हुई है। नेक्स्ट, जी ईसीजी जो होती है ना, ये हमारे हार्ट की रिस्पॉन्स को शो कर रही होती है कि आइदर हार्ट जो है वो सही से पंपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ईसीजी का बेसिकली काम ये होता है कि ये हमारे हार्ट के अंदर जो अगर वॉल्स का इशू आ रहा है या हार्ट के मसल्स सही से काम नहीं कर रहे, उसे स्टेमी की कंडीशन हुई है या एंड स्टेमी की कंडीशन हुई है जिसमें बोलते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो उस कंडीशन के अंदर हमें बताता है ईसीजी का रिकॉर्ड। अगर हमें उसकी ब्लॉकेज हुई है किसी जगह पे, मतलब एम्बोलिज्म की कंडीशन हुई है या थ्रोम्बस की कंडीशन है या ब्लॉक की कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर ईसीजी नहीं बताती, फिर वो हमें कंप्यूटर टोमोग्राफी बताती है, एमआरआई बताएगी, या वो जो थर्मोग्राफी है वो बताएगी। क्लियर? चलें, नेक्स्ट में आ जाता है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो कौन सी किस बेस पे हम किसी पेशेंट को फाइंड कर सकते हैं कि उसको ये साइन सिम्टम है तो उसको हार्ट का इशू होगा। नॉर्मली लाइफस्टाइल के अंदर जो होती है, नंबर 1 पे आता है फैटीग, मतलब कि उन्हें थकन बहुत ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं एग्जाइटी, टेंशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है उन्हें, एमी किसी भी बात पे टेंशन शुरू हो जाती है। इंसोम्निया रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है, मतलब उन्हें नींद नहीं आएगी, बहुत कम ऐसा होता है कि वो सो पाते होंगे। नंबर 4 में आता है ड्राई कफ, उनको जो खांसी आती है वो बहुत मतलब कह लो ड्राई होती है, उसमें ना तो दो तरह की होती है, एक होती है जिसके अंदर आपको म्यूकस आता है, बलगम आती होती है, और दूसरा होता है ड्राई कफ विदाउट इट। ठीक है, मेमोरी लॉस वो मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रोक के अंदर कंडीशन होती है साइनोकोप सिनकोप सॉरी, तो उसके अंदर क्या होता है जब हमारी ब्रेन को जो ब्लड नहीं पहुंच रहा होता तो अनकॉन्शियसनेस की जो कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी लॉस। फ्लूइड रिटेंशन एडिमा की कंडीशन हो सकती है, वो पेरिफेरल एडिमा भी हो सकता है, एसाइटिस की कंडीशन भी हो सकती है, या इसके अलावा आपका ब्रेन एडिमा भी हो सकता है। उसके बाद मेंटल कंफ्यूजन, वो आपको ऑलरेडी मेमोरी लॉस के अंदर बता चुका हूँ। सिनकोप होता है हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अपने होशो हवास खो देता है। एंड हेडेक सर दर्द को बोलते हैं। और पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन को मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्ट के अंदर कि हमारी वेजल्स का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, और किस वजह से कंस्ट्रिक्ट होगी उसकी भी रीजन मैंने आपको बताई थी। या तो फिर वो हमारे पास हीट लॉस को प्रिवेंट कर रही होंगी, उस कंडीशन में अंदर सर्दियों में ऐसा नॉर्मली होता है, या फीवर की कंडीशन में ऐसा नॉर्मली होता है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो अभी आपको बताई हैं। एंग्जाइटी से छुटकारा पाने के लिए ना मार्केट के अंदर मैंने इटसेल्फ एक बनाई है, प्रोडक्ट बनाई है, एंग्जाइटी रिलीफ, या उसको मैंने डिप्रेसेंट का नाम दिया है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने अपने जो है ना मेंटल लेवल को उसको सेट रखना है। दूसरा ये है कि आपने अगर आप एंग्जाइटी को फिजिकली किसी चीज को ट्रीट करना चाहते हो,
फिजिकली आप एंजाइटी को ट्रीट करना चाहते हो तो अपने आप को बिजी कर लो, किसी काम के अंदर स्टडी कर लो, बुक्स पढ़ लो। अगर जिस चीज में आपको मजा आता है, फीमेल्स को मोस्टली या तो बुक्स पढ़ने में मजा आता है या तो फिर नॉवेल्स पढ़ने में मजा आता है, और जो मेल होते हैं उनको या तो मूवीज देख लो, बच्चे जो होते हैं उनको कार्टून दिखा लेते हैं, और जो बुढ़ापे वाले लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनको एंजाइटी कंडीशन ज्यादा होती है क्योंकि वो हमेशा अपने पास्ट के अंदर फंसे रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट इटसेल्फ बनाई है, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट एंजाइटी की, डिप्रेशन का नाम दिया था। उसके अंदर मैंने 4 प्रोडक्ट्स को यूज करके वो एक प्रोडक्ट बनाई है, 4 इंग्रेडिएंट्स को। तो ये तो फिजिकली था, और इसके अलावा आप लोग डिटॉक्स वाटर के जरिए से भी एंजाइटी को ट्रीट कर सकते हो। इन दी एंड आपको बता दूंगा प्रोडक्ट का भी और डिटॉक्स वाटर का भी। इसके अलावा क्वेश्चन था इंसोम्निया की रीजन बता दे। इंसोम्निया बेसिकली रेस्टलेसनेस कंडीशन होती है, जब आपको एंजाइटी है ना या आपको स्ट्रेस हुआ हुआ है, आपको नींद नहीं आती, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो चुका होता है, इंसान सोच रहा होता है उस टाइम मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, तो रेस्टलेसनेस कंडीशन के अंदर आपको इंसोम्निया बोलते हैं। तो इस वजह से आपको नींद नहीं आती मोस्टली, ठीक है। और अगर दूसरी चीज ये होती है, अगर आपको सुकून ना हो, सुकून में बेसिकली अगर आपके हार्ट का कोई इशू है, हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा, कहीं पे पेन हो रही हो, तब भी आप देखोगे आपको नींद नहीं आती। नेक्स्ट था वेजो कंस्ट्रिक्शन किसी एलर्जी के में भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, अगर मैंने आपको बताया कोई भी वायरल इंग्रेडिएंट या कोई बैक्टीरिया जो है, फोरिजन पार्टिकल कोई भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, उस वजह से भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। नहीं, जरूरी नहीं होता कि हर बार म्यूकस वाली कफ हो। मोस्टली ड्राई कफ हम कंसिडर करते हैं। अगर म्यूकस वाली कफ है ना तो डेफिनेटली उसको पल्मोनरी का भी इशू होगा, क्योंकि अगर म्यूकस कफ आता है तो पल्मोनरी की वजह से आता है। हार्ट म्यूकस प्रोड्यूस नहीं करता, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं हमारी, हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्फोसीमा की कंडीशन के अंदर कि म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है किसी भी एलर्जन की एंट्री ऑफ लंग्स में, ठीक है, इस वजह से हो सकता है। अलिशा आतिफ ने कुछ पूछा था, व्हाई वी हैव सर शॉर्टन, व्हाट डज इट मीन? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होता है बेसिकली कोई एक भी कंडीशन की वजह से नहीं होता, ना इसकी कोई एक टाइप है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को अगर आप देखोगे ना, इसको बोलते हैं एसओबी की कंडीशन। इसके 4 ग्रेड्स होते हैं बेसिकली। एक बंदा जो है वो कोई भी हार्ड एक्टिविटी कर रहा है, उसके बाद उसका सांस फूल जाएगा, उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये होते हैं स्टेज 1 या ग्रेड 1, इसको बोलते हैं कि अगर आपने हार्ड एक्टिविटी की है उसके बाद आपको हो रहा है। दूसरी कंडीशन होती है कि आपने कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं की, अलबत्ता आपने कोई लाइट एक्टिविटी जरूर की है नॉर्मली लाइफस्टाइल के अंदर, जो हमारे घरों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे कंसीडर किया जाता है, वो बंदा है और उसने कोई भी हल्की सी एक्टिविटी कर लिया, उस वजह से उसकी सांस फूली है, उस वजह से उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन या ग्रेड नंबर 2। नंबर 3 में आता है हमारे पास एसओबी ग्रेड 3। एसओबी ग्रेड 3 वो वाली कंडीशन होती है कि एक बंदा जो है उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, सिर्फ चल के आया है कहीं पे, मतलब चल के अंदर चला गया, चल के बाहर चला गया, और ये मोस्टली 20% को होती है कि वो थोड़ा सा चलने और उनका सांस जो होता है वो फूल जाता है, ठीक है, वो होती है ग्रेड 3 की। और ग्रेड 4 वो होता है कि ग्रेड जो 3 था वो बता रहा था कि उसके अंदर क्या होता है, आपने लाइट सी सिंपल आप वॉक करके आए हो या आपने सिर्फ सीढ़ियां चढ़ ली हैं, उसके बाद आपको जो सांस चढ़ेगा वो हम ग्रेड 3 बोलते हैं, ठीक है। लास्ट पे आ जाता है ग्रेड 4। ग्रेड 4 जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बैठे हो गए बेड के ऊपर, और ये है हार्ट पेशेंट के अंदर होता है या कोई भी डिजीज पेशेंट, उसके अंदर ये होता है कि अगर वो बेड पे बैठा है या कोई भी उसने काम नहीं किया, सिंपली बैठा हुआ है, उस कंडीशन के अंदर जो उसका सांस फूलेगा उसको हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और वो ग्रेड 4 का होता है, और ये एक डिजीज कंडीशन में आपको डेवलप होगा। क्लियर दैट? जी बिल्कुल, अनीमिया की वजह से भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, क्योंकि आपका जो है ना, मैंने पहले बताया अनीमिया की वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो चुका है। जब ब्लड का वॉल्यूम कम है तो आगे ब्लड पूरा सप्लाई नहीं होगा, तो बॉडी को ज्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उस वजह से भी सांस आपका जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको डेवलप होती है कंडीशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद आ जाता है, अब ये पीछे वाले तो थे वो फिजिकल साइंस सिम्टम थे, अभी आ जाता है हमारे पास लैब फाइंडिंग, ठीक है। इसे भी क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है,
एस्थमा भी आपको मैंने बताया एक डिजीज कंडीशन है ना, एलर्जी की कंडीशन है, एलर्जी के अंदर भी आपका डेफिनेटली सांस फूलेगा। उसके अंदर तो एम्फोसीमा और एस्थमा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। एस्थमा में क्या होता है, किसी भी एलर्जन की वजह से आपका जो लंग्स के एल्वोलाई होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग जो हमारे डाइट से रिलेटेड आ जाती है या हमारे सीबीसी के अंदर आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर, वो क्या होती है, हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं एचडीएल, उसकी अमाउंट कम हो जाती है। और एलडीएल जो होता है हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है, सीआरपी टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, जब भी आप हार्ट पेशेंट को चेक करवाने जाओगे सबसे पहले वो सीआरपी टेस्ट करवाते हैं। सीआरपी टेस्ट तब होता है, ये एक इन्फ्लेमेटरी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है, ये एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सिव प्रोटीन होती है, रिस्पॉन्सिव। ये जो होती है सिक्रीट करता है हमारा लिवर और ये ब्लड में भेज देता है, जहां भी इन्फ्लेमेशन होगी तब ये प्रोड्यूस होती है। तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन डेवलप हुई है, उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन होगी, इसकी अमाउंट बॉडी के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो चुकी है ना उस जगह पे एन्यूरिज्म की वजह से। तो इस वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.66, और अगर आप एथेरोस्क्लेरोटिक पेशेंट के अंदर देखोगे तो उसमें अंदर इसकी अमाउंट मोर देन 3 mmHg जो होती है वो बढ़ जाती है, सॉरी mm/डेसिलीटर। नंबर 4 में आ जाता है सीरम ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की अमाउंट जो होता है वो भी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है हमारे पास बी नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स। बी नाइट्रीयूरेटिक पेप्टाइड्स जो होते हैं ये भी बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के ऊपर प्रोड्यूस होती है बॉडी से, और जब हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तब इसकी भी अमाउंट भी ज्यादा हो जाती है। और लास्ट पे आ जाता है सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो होती है वो भी क्या कहते हैं, जब हमारे पास एक हार्ट पेशेंट है उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो भी है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सीवीडी के रिस्क फैक्टर। इसमें सबसे पहले आ जाता है मेजर, इसके डिफरेंट रिस्क फैक्टर को क्लासिफाई किया गया हुआ है। हाँ जी, सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली मैंने बताया है कि एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सिव प्रोटीन होती है जिसे प्रोड्यूस करता है हमारा लिवर, ठीक है। और जब हमारे बॉडी के मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन डेवलप होगी तो उस जगह पे या उस वेजल्स के अंदर डैमेज होगा या उसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी होगी, उस वजह से ये वहां पे इसकी अमाउंट नॉर्मली ब्लड में ज्यादा हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन के अंदर। हाँ जी, इसमें ये होता है स्टमक में नहीं जाता कभी भी, अलबत्ता ये होता है कि हमारे ना एसोफेगस के अंदर फंसा रहता है वो, ठीक है। आता हमारे उसी से क्या कहते हैं, हमारे ट्रेकिया से ही आता है वापस, और ट्रेकिया के अंदर या एसोफेगस के अंदर फंस जाता है, ठीक है। अगर एसोफेगस के अंदर आ गया या स्टमक के अंदर चला गया तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, उसकी कंडीशन में कोई मसला नहीं होता। अलबत्ता अगर ये ट्रेकिया के अंदर फंसा रहेगा तो हम लोग नॉर्मली किसी बंदे को जब खांसी होती है, सर्दियों की खांसी जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर ये कंडीशन जरूर होती है कि आपका जो म्यूकस है ना, उसे हम कहते हैं छाती रुक जाना। नॉर्मली आप लोग जब जो लोकल डॉक्टर्स के पास जाते हो वो यही कहते हैं इस बच्चे की छाती रुक गई हुई है, इसके अंदर आपको गड़गड़ की आवाज सुनाई देंगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं उस कंडीशन के अंदर ये होता है कि हाइड्रोनिमोनिक्स पैदा होते हैं। हाइड्रोनिमोनिक्स के हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर खड़खड़ की साउंड पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये वो कंडीशन होती है। स्टमक के अंदर अगर जाएगा ना तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि इसने ना तो डाइजेस्ट होना है और ना ही इसने अब्सॉर्ब होना होता है बॉडी के अंदर। स्टमक का जो जीआई ट्रैक है उसका काम होता है या डाइजेस्ट करना या अब्सॉर्ब करना, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल रह जाता है वो फीकल कांटेक्ट के जरिए से या फीकल की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इज दैट क्लियर? कार्डियोवैस्कुलर के कितने सिस्टम हैं? सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर एक ही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक है, इसके पार्ट्स हैं बेसिकली 4, ठीक है। ये पूछा था निमरा अमीन ने। निमरा, इसके पार्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं बेसिकली। नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास हार्ट, नंबर 2 में वेसल्स है, नंबर 3 में वॉल्व्स हैं, और नंबर 4 के अंदर आपका ब्लड आ जाता है जो कि मटेरियल मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। केड़ा गिरना, ये एज इट इज कोई मेडिकल टर्म नहीं है, तो इस बारे में कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे।
कीड़ा गिरना। अलबत्ता ये ज़रूर कहते हैं पंजाबी के अंदर हम लोगों ने पेशेंट जब चेक किए थे हॉस्पिटल के अंदर तो उसके अंदर ये होता था कि निमोथोराक्स के या हाइड्रोथोराक्स के जब पेशेंट आते थे तो उनके अंदर ये चीज़ होती थी। पार्ट सारे मेजर ही होते हैं, कोई भी माइनर पार्ट नहीं होता बॉडी का। अगर आप देखो बॉडी का मेजर और माइनर में ये फ़र्क होता है, माइनर का वो काम होता है अगर वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी कोई भी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और मेजर पार्ट वो होता है जिसके बिना आपका कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज़ वो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी। बॉडी का सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिसको रिमूव कर दिया जाए तो आपकी बॉडी में कोई भी एज़ इट इज़ इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। वो आपका होता है पित्ता। ओके? अच्छा, अब रिस्क फैक्टर पे आते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेजर रिस्क फैक्टर्स। मेजर रिस्क फैक्टर में सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर। अब जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो डेफिनेटली आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अपेंडिक्स को ही पित्ता कहते हैं। हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो डेफिनेटली आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने आगे बताया हार्ट के मसल्स को या हार्ट के सेल्स को अगर ज़्यादा काम करना पड़े अपने नॉर्मल अमाउंट से तो उनकी डेथ होना स्टार्ट शुरू हो जाती है। उस कंडीशन इस वजह से हाइपरटेंशन की एक रिस्क फैक्टर होता है हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन का या हार्ट की डिजीजेस का। नंबर 2 में आता है डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस किस तरह से सीवीडी को काज करती है? डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो बॉडी क्या करेगी अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती है थ्रू द बॉडी फैट और बॉडी प्रोटीन। अब जो उसको जितनी एनर्जी चाहिए थी उसने उससे बना ली और बाकी जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होगी जो बाकी एनर्जी हो जाती है ना वो फैट की फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। गाल ब्लैडर हमारे पास पित्ता नहीं होता। गाल ब्लैडर जो होता है बेसिकली ये अलग है। ये हमारे पास स्टोर करता है फैट को। एमल्सिफाइड फैट की जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं या इसके अंदर बाइल स्टोर होता है जो कि हमारी फैट की डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। और जो अपेंडिक्स होता है इसका कोई काम नहीं होता बॉडी के अंदर सिवाय इसके कि हमारे ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी होती है। इसके अंदर जितने भी डेड सेल होते हैं रेड ब्लड सेल के डेड सेल, व्हाइट ब्लड सेल के डेड सेल वो आके इसके अंदर स्टोर होते हैं। नहीं पित्ता गाल ब्लैडर नहीं होता। गाल ब्लैडर और होता है पित्ता और होता है। क्लियर है ये बात आप लोगों को? आगे आ जाता है एज। एज रिलेटेड फैक्टर जो है वो पित्ता मैंने आपको बताया है हम इसको स्प्लीन बोलते हैं पित्ते को। ठीक है, स्प्लीन जो होती है बॉडी का ग्रेवयार्ड होता है जहां पे बॉडी के सारे डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। और अगर इसको रिमूव करा भी दिया जाए ना तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एज इट इज कोई इतना खासा इफेक्ट नहीं होता। इसके नेट को सेंड कर दूंगा आप लोगों को वहां से समझ आ जाएगा कि गाल ब्लैडर कहाँ पे होता है, स्प्लीन कहाँ पे होती है और अपेंडिक्स कहाँ जो बाकी है लिवर और बाकी ऑर्गन्स की लोकेशन कहाँ पे होती है। जो गाल ब्लैडर होता है ना ये लिवर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है बिल्कुल साथ और यहीं से जो पेनक्रियाज के साथ इसने जो लिवर के साथ इसके पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से अपनी सिक्रीशन जो है इंटेस्टाइन के अंदर फेंकता है जिसकी वजह से उनको सीवीडी के रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। नंबर 4 में आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी भी पेशेंट को या बंदे को पहले है ये कंडीशन फैमिली के अंदर तो डेफिनेटली जेनेटिकली आगे ट्रांसफर होती रहती है। नेक्स्ट आगे आ जाता है लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेस। मैंने आपको पहले बताया था एंजाइटी या स्ट्रेस के बारे में कि एंजाइटी या स्ट्रेस किस तरह से बॉडी के अंदर हमारी ये प्रोड्यूस करते हैं सीवीडी को। इसके अलावा नंबर 2 में आ जाता है हमारे पास पुअर डाइट। जब हमारी डाइट ही अच्छी नहीं होगी और हम अपनी डाइट के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम रखेंगे और जो हमारे पास बैड फैट है उसकी अमाउंट ज्यादा रखेंगे उस वजह से भी सीवीडी हो जाता है। अब जो है पुअर डाइट के अंदर क्या आ जाता है कि हमने एनर्जी इनटेक बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ली। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाता है कि हमारा जो बैड फैट है उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। इनएडिकेट विटामिन इनटेक
मतलब विटामिन इनटेक हमारे प्रॉपर नहीं रहे, हम लोगों ने ना तो मिनरल्स का पूरा इनटेक किया ना तो विटामिन। अब मिनरल्स और विटामिन में जो मिनरल्स की बात करते हैं तो दो मिनरल्स ऐसे होते हैं, एक पोटाशियम और दूसरा सोडियम। अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई है, हम उसको लो करना चाहते हैं तो हम पोटाशियम की जो अमाउंट बढ़ा देते हैं, और अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर लो है और हम उसको हाई करना चाहते हैं तो हम उसकी सोडियम की अमाउंट बढ़ा देते हैं। ये एक फैक्टर आपको बताया मैंने। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास उसकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत कम है, मतलब उसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मीनोपास, ये मीनोपास बेसिकली फीमेल्स के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, ठीक है। आपको पता होगा फीमेल्स को ज्यादा पीसीओएस की अगर किसी ने लिया है कभी पहले ही तो उन्हें ये भी पता होगा कि एस्ट्रोजन क्या होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, फैट सोलेबल हार्मोन। ये बेसिकली हमारी बॉडी को क्या कहते हैं, सीवीडी से प्रिवेंट करता है। और ये एस्ट्रोजन जो होता है इसकी अमाउंट फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है नॉर्मली, ठीक है। और जब ये मीनोपास की कंडीशन हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट बढ़ जाती है, जबकि एस्ट्रोजन की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो जब एस्ट्रोजन की अमाउंट कम होगी तो डेफिनेटली वो उसे प्रिवेंट नहीं कर पाएगा सीबीडी से, और उसको ये होना शुरू हो जाता है। लास्ट पे आ जाता है इनसफिशिएंट स्लीप, इंसोम्निया। वो पहले बात हो चुकी है। अल्कोहलिक कंजप्शन, अल्कोहल जो होता है ये हमारे पास फैट की प्रोडक्शन करता है बॉडी के अंदर जाके। इटसेल्फ एनर्जी तो दे रहा है मगर एनर्जी के अलावा इसका कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर एनर्जी जो होगी वो भी फैट की एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देती है, और इस तरह से ये सीवीडी का रिस्क फैक्टर बन जाता है। तंबाकू यूज, सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से जो है हमारे हार्ट मसल जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे सीवीडी के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप लोग के क्वेश्चन में सब आंसर करके जाऊंगा, टेंशन नहीं लो। आप लोग ग्रुप में मेरे से बाकी जो आप लोग अपने राइट कर लो और ग्रुप में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता के जाऊंगा। उसके बाद आता है मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर होते हैं। इन मॉडिफाइबल फैक्टर्स के अंदर नंबर 1 पे आता है फिब्रोनोजिन। बताएगा कोई फिब्रोनोजिन क्या होती है? फिब्रिन या फिब्रोनोजिन का नाम कभी सुना? नहीं पता। फिब्रोनोजिन होती है एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। हाँ जी, प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। अब ये क्या करती है, ब्लड का क्लॉट बनाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जहां पे भी हमारे पास अगर वेसल जो है वो डैमेज हो गई तो इसका काम होता है वहां पे जाके क्लॉट बना देना। अब कहीं पे भी वेस्कुलर डैमेज हुआ या कोई भी स्ट्रेस लेवल की वजह से उस वेसल को कोई भी डैमेज हो गया, अब ये क्या करेगी, फिब्रोनोजिन जाके वहां पे अपनी क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब ये क्लॉटिंग कर दी, अब वो क्लॉट वेसल तो ठीक हो गई मगर वो क्लॉट क्या करेगा, वो थ्रोम्बस की फॉर्म के अंदर ब्लड के पास सर्कुलेशन का पार्ट बन जाएगा, और जहां पे जाके वो एम्बुलाइज करेगा, मतलब जहां से जाके वो ब्लॉक करेगा उस चीज को, उस वजह से सीवीडी के रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये होता है हमारे पास नंबर 1 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। दूसरे नंबर पे सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो लिवर सक्रिएट करता है, और सक्रिएट कब होती है, जब हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ये बढ़ती है। और अब इसमें क्या होगा, जब हमारे पास डैमेज हुआ है, थीरोस्क्लेरोसिस हुई है, तो उस पर इन्फ्लेमेशन होगी, अब वहां पे सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो अमाउंट बढ़ जाएगी। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के अंदर आ जाता है इंटरल्यूकिन, जिसको हम साइटोकाइनिन्स बोलते हैं, या बहुत से और जो है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जो हमारे पास सीवीडी के रिस्क फैक्टर का एक रीजन बन जाते हैं। लिपोप्रोफाइल में पहले बताया कि एचडीएल जो होता है उसकी अमाउंट कम हो जाती है, और जो एलडीएल होता है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ट्राइग्लिसराइड की या टोटल कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी बढ़ जाती है। इस वजह से भी हमारे पास सीवीडी के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल। अब हमारा बेसिकली काम स्टार्ट हो गया, हमने डायग्नोज कर ली, हमें पता चल गया एक बंदे को ये इशू है, हमने उसको डायग्नोज कर लिया, उसके रिस्क फैक्टर देख लिए, उसके साइन सिम्टम्स देख लिए। अब जो मेन पर्पज आ जाता उसका थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस या डाइटरी पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि हमने कौन सी ऐसी चीज करनी है उसके लाइफस्टाइल के अंदर कि हम उसको उस डिजीज से बचा सकें, प्रिवेंट पहले से ही, ठीक है, या उसको वो डिजीज डेवलप हो चुकी है तो हम उसको क्योर कर सकें या उसके साइन सिम्टम्स को कम कर सकें। नंबर 1 पे आता है प्लांट स्टीरॉल, मतलब प्लांट बेस्ड फैट जो होता है, जैसे कि प्लांट ऑयल्स हैं, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इसकी अमाउंट हमने रखनी है सिर्फ 2 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज करनी। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमने 200 mg से कम रखना है, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1 से 2 टेबल स्पून अगर हम घर में यूज कर रहे हैं ऑयल्स की यूज को बढ़ा देंगे, और जो घी है उसकी हम यूजेस को कम कर देंगे, ठीक है। टोटल फैट जो होता है 25 to 35% रखना है हमें उसका।
जिसमें सैचुरेटेड फैट मतलब जो बैड फैट है उसकी अमाउंट हमने कम रखनी है 7%। आल्दो सैचुरेटेड फैट बॉडी के अंदर जरूरी है, मगर उसकी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसकी वजह से हम देंगे जरूर मगर बहुत कम देंगे। उसके बाद आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजनेटेड जो फैट होता है। हम बार बार घी को गर्म करेंगे, उस वजह से बॉडी के अंदर जो है ऑक्साइड्स बन जाते हैं, पर ऑक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड। उसके बाद आ जाता है प्रोटीन की अमाउंट, हम नॉर्मल वही रखते हैं 15 ग्राम 15% और टोटल कैलोरीज का। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3 ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आ जाते हैं। और कोकोनट ऑयल जो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सबसे बेहतरीन सोर्स है। हम इनकी अमाउंट को मतलब इंक्रीज केमिस्ट्री है। अब ये कह देते हैं कि ये गुड फैट होता है, ठीक है, मतलब HDL और ये LDL दो फैट होते हैं ना, जो मोनो अनसैचुरेटेड पॉली फैटी एसिड होते हैं, ये बेसिकली आपके होते हैं HDL, मतलब गुड फैट होता है। बैड फैट जो होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। जितना फैट हमारा अनसैचुरेटेड होगा उतना ही वो अच्छा होगा, और जितना फैट हमारे पास सैचुरेटेड होगा उतना वो बुरा होगा, ठीक है। अब बेसिकली आ जाता है हमने कितनी कार्ब्स लेनी है, डेयरी कौन सी लेनी है, और प्रोटीन कैसे लेनी है, ये सारा उसके बारे में है। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो हमने एक तो लेने हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और उनकी भी 50 to 60% कार्ब मतलब लेनी है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं वो होल ग्रेन से आ जाते हैं, फ्रूट से मिलेंगे और वेजिटेबल से मिलेंगे हमें, जो मेन सोर्स है इनके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीट पोर्शन का, इधर आई थिंक नहीं एक्सप्लेन किया। मीट पोर्शन का आ जाता है तो हमने सारा का सारा लीन मीट यूज करना होता है। जो हमारे पास कार्डियक पेशेंट होता है उसके अंदर जो होता है ना रेड मीट सॉरी होता है, उसके अंदर हमारा बड़ा गोश्त है छोटा गोश्त, मतलब मटन और बीफ दोनों रिस्ट्रिक्ट होते हैं टोटली, ठीक है। हमने लीन मीट देना होता है जैसा कि फिश है और जो है वो ब्रायलर होता है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कहते हैं हम ब्रायलर नहीं खाते या हम फिश अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग तो या तो बड़ा खाते हैं या तो हम लोग कुछ नहीं खाते। अगर तो वो लोग बड़ा ही खाते हैं, मतलब बीफ या मटन ही कंज्यूम करना उन्हें पसंद है, उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि हाँ भाई अपने 15 डेज के अंदर 1 टाइम कर सकते हो। ये आ जाते हैं कौन से फूड अलाउड हैं और कौन से फूड अवॉइड हैं, ठीक है। तो इनमें नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास फाइबर। फाइबर की ही हम मतलब अमाउंट को नॉर्मल से बढ़ा देते हैं, उनका जो फैट है हम कम कर देते हैं, और जो हम फैट दे रहे हैं वो सारा का सारा अनसैचुरेटेड फैट था। विटामिन मिनरल्स सारे के सारे हम इनकी अमाउंट बढ़ा देते हैं। आलमंड्स जो होते हैं, वालनट, ये दो एक ऐसे सुपर फूड हैं जो हम हर पेशेंट को अलाउ करते हैं नट्स में से, या पिस्ताशो भी। मिल्क जो होगा और मीट जो है मैंने आपको पहले बताया, वो भी हमने लो फैट लेना है या स्किम लेना है, और लीन मीट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी डाइटरी गाइडलाइंस इजी तो है, मगर आपको बस इसके ना अल्टरनेट्स पता होंगे तभी आपके लिए इजी होंगी। अब जो फूड अवॉइड करनी है उनके अंदर जो है शुगर, मतलब जो हम लोग व्हाइट जो शुगर है यूज करते हैं ना घरों में, प्रोसेस्ड शुगर, वो अवॉइड कराना है टोटल उन्हें। आप उनकी जगह उन्हें गुड़ दे सकते हो, उन्हें शक्कर दे सकते हो, जिसे ब्राउन शुगर बोला जाता है, ठीक है। नंबर 2 में आ जाता है साल्ट। आपने नॉर्मल अमाउंट होती है ना सोडियम की बॉडी के लिए, वो होती है 2300 mg। हमने उसको मतलब रिड्यूस करना है, टोटली कम नहीं करना, क्योंकि अगर टोटली कम करेंगे तो उसका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि उसका साल्ट जो है आपने एडिड साल्ट अवॉइड करना है। लोगों को आदत होती है कि आपने अगर कोई भी सैलड खा रहे हैं या कोई भी फल खा रहे हैं उसके ऊपर छिड़क के खाते हैं, वो आप लोगों ने नहीं करवाना। और अगर उसकी हंडी बनाई है, आपने सालन बनाया उसका, वो भी आपने फीका सालन बना के देना, ना कि ये वाला, क्योंकि जितनी साल्ट की अमाउंट हमें चाहिए वो हमें उन फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिल जाएगी, ओके। रेड मीट जो है मैंने पहले बताया, मटन और बीफ, ये उसको अवॉइड होगा आपने। अगर कोई कहता है कि भाई हम लोग चिकन नहीं खाते, हम लोग तो खाते ही सिर्फ बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, तो आप उन्हें बोलो आप 15 डेज के अंदर 1 टाइम यूज कर सकते हो। व्हाइट राइस अलाउ नहीं होते क्योंकि इनके अंदर जो फाइबर की अमाउंट कम होती है। ब्रेड और पास्ता ये सारे प्रोसेस्ड फूड है, भी इनको अलाउ नहीं करते। जितनी भी फास्ट फूड होती है उनके अंदर फैट की जो अमाउंट होती है बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो भी अवॉइड होते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल, ये भी प्रोसेस फूड होता है, इस वजह से ये भी नहीं देते। पर इसके अलावा जो प्रोसेस फूड बच जाते हैं, जैसे कैंडीज हैं, शुगरी मटेरियल्स हैं, जैसे हमारे पास कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, वो सारे के सारे अवॉइड होते हैं। नेक्स्ट, कुछ सुपर फूड्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इवन वो कार्डियक पेशेंट है, इवन वो कार्डियक पेशेंट नहीं है, हम उनको वो सुपर फूड देते हैं। जैसे नंबर 1 में आता है होल ग्रेन्स।
हमारी जो आटा होता है, जैसे होल ग्रेन से हम बोलते हैं प्योर आटा, या होल ग्रेन से, इसके अलावा जितने हैं वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए सुपर फूड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक तो एंटीऑक्सीडेंट की अमाउंट ज्यादा होती है, फाइबर पोर्शन ज्यादा होता है, विटामिन एंड मिनरल्स रिच होते हैं, ठीक है। नंबर 2 में आ जाता है बेरीज। बेरीज के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से जो जितनी भी बेरीज हैं, ब्लू बेरीज हैं और ब्लैक बेरीज हैं, सारी की सारी जो है वो अलाउ की जाती है हार्ट पेशेंट के लिए, और ये हार्ट पेशेंट के लिए सुपर फूड जो है वो प्रूव होती हैं। रीजन ये, एक तो इनके अंदर विटामिन सी की अमाउंट होती है, और दूसरा इसके अलावा जो ना इनके अंदर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने? ओके। लो कैलोरी, जो हम उसको डेजर्ट देंगे, कोई भी स्वीट डिश दे रहे हैं, वो हमने उसको लो कैलोरीज देना है। मतलब हमने उसके स्वीट कम करनी है, उसमें जो शुगर ऐड की हुई है वो भी कम रखना है, और उसके अलावा उसकी अमाउंट को कम रखना है, क्योंकि मैंने आपको उसकी पुअर डाइट के बारे में बताया था कि उसका एनर्जी इनटेक है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वॉलनट, और बीन्स आ जाते हैं, जितने भी रेड बीन, ब्लैक बीन्स आ जाते हैं, येलो बीन्स आ जाते हैं, ये हमारे लिए सुपर फूड प्रूफ होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनके अंदर पोटाशियम की अमाउंट जो होती है वो नॉर्मली हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बहुत। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट के अंदर ऐसा कंपाउंड हो जाता है जिसे हम एंटी एग्जाइटी या एंटी स्ट्रेस कंपाउंड बोलते हैं। इस वजह से डार्क चॉकलेट भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बड़ी सुपर फूड प्रूफ होती है। और लास्ट पे आता है टोमेटो। टोमेटो का पील भी ऑफ कर लेना है आपने, और टोमेटो के बीज भी आपने रिमूव कर लेने हैं। उसके बाद टोमेटो का बहुत अच्छे मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अलबत्ता अगर आप उसका पील, या पील का तो इशू नहीं होता, पील में सिर्फ उसके जो होती हैं पेस्टिसाइड्स, उन्हीं के एक्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अलबत्ता जो उनका बीज होते हैं ना, उनकी वजह से किडनी स्टोन के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछ ले, अदरवाइज वो ग्रुप में पूछ ले, डेफिनेटली उसका आंसर भेज देता हूँ मैं आपको। वो जो कंपाउंड होता है डार्क चॉकलेट का, उसको एंटी एग्जाइटी कंपाउंड ही बोलते हैं। निम्रामीन, आपका क्वेश्चन था, आपको मैंने कर दिया अनम्यूट, पूछ रहे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी। सर, हार्ट पेशेंट जब हम अपने फादर को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, काफी इयर्स हो गए हैं, कोई तकरीबन 10 साल 11 साल हो गए हैं। जी जी। डॉक्टर्स ने बाईपास बताया है लेकिन कर नहीं रहे। ईसीजी जब करवाई है तो उनकी हमेशा नॉर्मल, डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपकी ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो सीने में जी। उनके दर्द होती रहती है, मतलब कंटिन्यूसली होती रहती है, या वन डे बाद लाजमी होती है। डॉक्टर्स ने यही बताया कि आपकी ब्लॉकेज है, 3-4 जो जी। वॉल्व है वो बंद है, तो क्रिटिकल स्टेज में आ जाता है कि आपका हम ऑपरेशन कर नहीं सकते। इसकी रीजन ये होती है, जब आप तो कभी भी इसके किसी लिए हम क्या, मैं उनको फिर यूज करवा सकती हूँ कि मतलब वो भी पैदल चलते हैं या घर में बैठे बैठे भी उन्होंने कोई चीज खाई है, नहीं भी खाई, तो उनको कंटिन्यूसली सीने में कहते हैं जी मुझे सीने में पेन हो रही है, टाइम्स तो फिर ज्यादा हो जाती है, तो फिर हमें डॉक्टर पे फिर लेके जाना पड़ता है। वो वही वाली मेडिसिन जो वो यूज कर रहे हैं, लोप्रिन वगैरह दूसरी, वो निम्रा, आपकी आवाज बंद हो गई है। उसका नाम है डेप्रेसेंट। उसमें मैंने ना बेसिकली जो सुपर फूड्स हैं इन्हीं में से यूज किया है, और इसके अलावा 2 सीड यूज किए थे, फ्लक्सीड। इनको यूज करके मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, उसका नाम है डेप्रेसेंट, जो कि एंटी एग्जाइटी, और वो इफेक्टिव भी रही है। हाँ जी, फिश अलाउ होती है। फिश व्हाइट मीट के अंदर आता है, जिसको हम जो है लीन मीट बोलते हैं, ठीक है।
तो फिश तो डेफिनेटली उनके लिए हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बेस्ट सोर्स होता है हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का। और वो जो कंपाउंड नेम है कोका पाउडर, कोका पाउडर के अंदर कोका एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे पास एंटी एग्जाइटी जो होता है वो यूज होता है, ये एंटी स्ट्रेस उसको एक्ट करता है। निम्रा मीन का क्वेश्चन था। जी सर सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, अब आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि उनको फिर इस तरह कंटिन्यूसली पेन क्यों होती है? डॉक्टर्स ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं, वो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन पे वो कह रहे हैं कि जी, चलें जी। आप क्रिटिकल स्टेज है, हम ऑपरेशन कर नहीं सकते, आपकी वेन्स बहुत वो नाजुक कह रहे हैं वो बिल्कुल, कि हमें पता नहीं लग रहा, हमें समझ नहीं आएगी। असल में ना दो रीजन होती है कि अगर आप डायरेक्ट किसी को भी मतलब इस तरह से ऑपरेशन इस वजह से नहीं किया जाता, उसकी दो रीजन। एक तो ये होगा कि उनकी एज फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर इस एज के अंदर आके उनका वो ऑपरेशन कर देते हैं ना, तो उसकी वजह से उनको हार्ट के दूसरे इशू मतलब जो है उनका चांस हो सकता है कि भाई उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि हार्ट मसल जो है वो ऑलरेडी काफी वीक है। अगर वो वाल्व्स को सेप्ट करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उनको बहुत सारी कंडीशंस और डेवलप हो जाएंगी। इस वजह से वो एक तो ये रीजन है कि वो नहीं कर रहे। दूसरा, उनको कंटिन्यूसली चेस्ट पेन इस वजह से हो रही है क्योंकि उनका ब्लॉकेज अभी तक है। ठीक है, जब तक ब्लॉकेज रिमूव नहीं होगा तब तक उनकी चेस्ट पेन नहीं मतलब रिमूव होगी। और अगर वो बाईपास नहीं करे, बाईपास करना इतना आसान नहीं होता कि मतलब हम जाएंगे और कहें हमारे जो है वाल्व्स बाईपास कर दें आप। बाईपास का मीन्स ये होता है कि सिर्फ आपका एक वाल्व ओपन होता है, वहीं से ब्लड आता है, वहीं से जाता है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो हार्ड वर्क नहीं कर सकते, ना हम उन्हें कहते हैं कि कोई आपने स्ट्रेस लेनी है, ना हम उन्हें कहते हैं कोई आपने कोई भी हार्ड वर्क करना है। ठीक है, और जी ये ये रीजन तो है कि सारा कुछ उन्होंने हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन जी रीजन जी यही अब है ना कि 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया जो यहाँ पे लाहौर में बिग सर्जन्स हैं। सीएमएच जी वाले जी सर्जन ने भी यही मशवरा दिया है कि आपका हम नहीं कर सकते, आप बस मेडिसिन खा रहे हैं तो अल्लाह की सपोर्ट, जब तक चल रहे हैं चलते रहें। जी, यही रीजन है ना कि उनका तो जो जोटोन मायोकार्डिक हेल्थ है ना, जी जी मायोकार्डिक हेल्थ बहुत डाउन हो चुकी हुई है उनका। अगर वो इस कंडीशन में आके ऑपरेशन करते हैं तो उन्हें ये डर है कि भाई अगर ये तो अभी तो मायोकार्डिक हेल्थ कुछ बेटर है, मतलब वो कुछ तो उनका पंपिंग कर रहा है। अगर वो बाईपास कर देते हैं तो स्ट्रेस उन पे इंक्रीज होगा उनके हार्ट मसल्स पे, इस वजह से वो नहीं कर रहे ऑपरेशन। तो सर अगर ये स्ट्रेस इंक्रीज होगा। 2 डेज पहले जोहटोन जी है जी एक, नहीं जिना हॉस्पिटल का बहुत बड़ा सर्जन है डॉक्टर खालिद, उन्होंने कहा है कि ठीक है, जी सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, ईसीजी और सारी वो जो बनी होती हैं चीजें सब देख के उन्होंने तब वो रिकमेंड किया जी मैं तो आपका ऑपरेशन कर सकता हूँ, 5-6 लाख रुपया लगेगा, तो आपको तो मैं अभी एडमिट भी कर सकता हूँ कि आपका ऑपरेशन मैं कर दूंगा। यही चीज को इसमें ऐसा फिर हम ऐसा डबल होता है, माइंडेड हो जाते हैं। मैं आपको बताता जी हूँ लोगों को। आपकी जो ये डॉक्टर्स बैठे हैं ना, इतने बड़े बड़े सर्जन या ये लोगों को बेसिकली आपकी हेल्थ का इतनी को मतलब मसला नहीं है। अगर आपका पेशेंट इन केस कोई भी इशू की वजह से या डॉक्टर की गलती की वजह से उसकी डेथ हो भी जाती है ना, तो ऐसे लोग जो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं वो इस चीज को मानते नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं भाई आपका पेशेंट पहले ही नाजुक कंडीशन के अंदर था, आप लोगों ने क्यों ऐसी गड़बड़ की। जब आपको लाहौर वाले ये कह रहे हैं कि आप लोग मत करवाओ, तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये रिस्क लेना चाहिए। जी सर, हम लोग मतलब 10 ईयर्स से इसी तरह ही हैं कि वो ईसीजी करवा रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं तो ठीक है चल रहे हैं। तो बस यही चीज होती है कि उनकी पेन का आराम नहीं आता, वो कंटिन्यूसली होती रहती है कि अगर वो कुछ खा रहे हैं नहीं भी खा रहे तो पेन हो रही है। इस तरह उनको डायबिटीज भी है, स्टमक उनका अपसेट रह गया ये ज्यादा मेडिसिन यूज कर करके। तो मैं यही डिस्कस करना चाह रही थी कि वो अगर एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर्स कह रहे हैं नहीं हो सकता, तो अब एक सर्जन ने कह दिया जी मैं तो कर सकता हूँ, तो वो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि वो लोगों को तो सिर्फ पैसे चाहिए। बेसिकली इस बारे में तो कोई मतलब अब तो ये होता है ना कि जब बेंच बैठता है इस बारे में, जो सीनियर डॉक्टर्स का बेंच होता है, हम लोग तो अभी जूनियर्स हैं, हम लोग को इतना नहीं पता चलता। हम लोगों ने इवन जी ये होता था डीएसक्यू में अंदर कोई ऐसा पेशेंट आता था ना, तो वो सीनियर्स डॉक्टर बैठ के पूरा एक दूसरे के साथ मशवरा करके फिर बताते थे। तो उसकी रिपोर्ट चेक की जाती थी, सारा कुछ होता था। अलबत्ता हमारा जो ये काम होता था कि हम उसको डाइट के थ्रू कैसे क्योर कर सकते हैं। आप उनकी डाइट के थ्रू उनकी ये जो बाकी चीजें ना, जैसे डायबिटीज है उनका, हाँ और जी। कोई अगर हाइपरटेंशन का इशू आता है या उनको और कोई मसला आ रहा है, आप उनको डाइट के थ्रू क्योर कर सकते हो। उनके स्टमक के इशू को डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो।
ठीक सर है, मैं थोड़ा आप सा कोशिश डाइट करो। के अबाउट कुछ पूछ सकती हूँ कि वो क्या देना चाहिए उनको? ठंडा पानी वो नहीं छोड़ सकते, ठंडा पानी, और उनकी फिर मेरी लड़ाई हो जाती है। मैं कहती हूँ नहीं पीना, बर्फ नहीं पीनी है, या नमक थोड़ा कम खाना है। वो इस चीज से फिर उनको होता है नहीं, मुझसे मसाले के बगैर खाना नहीं खाया जाता, ठंडे पानी के बगैर मुझसे पानी नहीं पिया जाता, नहीं, गर्म फिर चीजें ये जो तो है उन्हें वो बिल्कुल लाइफस्टाइल वही के अंदर कर सकते। कुछ चीजें जो है ना लाइफस्टाइल के अंदर उन्हें चेंजेस करना पड़ती हैं। अब उन्हें बोलो आप ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं पियो, अलबत्ता थोड़ा सा ठंडा पी सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़े, वैसे तो ठंडा पानी हमारी सेहत के लिए किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर एक हेल्दी बंदा है ना, वो भी ठंडा पानी पी रहा है तो उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा फौरन से। रीजन ये होती है जी कि हमारी बॉडी को कोई भी चीज बॉडी के अंदर आती है तो उसको पहले उस चीज के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो स्टमक के अंदर अगर पानी जाएगा, स्टमक सबसे पहले उसको नॉर्मलाइज करेगा। जब तो उसको नॉर्मलाइज करने में अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करेगा तो जाहिर है उसका ज्यादा उसमें काम करना पड़ा, उस वजह से स्टमक वीक होना शुरू हो जाता है। स्टमक के जो है वो दूसरे कह लो के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि उन्हें ना डाइट के थ्रू थोड़ा गाइड करो, जैसे कि आप उन्हें बोलो पानी ठंडा ना ज्यादा पिए, थोड़ा कम पी लें। जो नमक है जी उन्हें आप बोलो कि डाला हुआ है नमक आप ऐड ना करो। अगर वो कह देते हैं तो उनको पहले ही सालन फीका बना दो। ठीक है, कि अगर वो डाल भी रहे हैं ना तो पहले से, क्योंकि लोगों को, मुझे पता है लोगों की ना कुछ ये हैबिचुअल कंडीशंस हो जाती है कि भाई मैंने नमक डाल के खाना ही खाना है, बेशक ठीक भी है ना, फिर भी उन्होंने कहना मैंने डाल के खाना है। हाँ जी, वो यहाँ काली तो मिर्च आप इस स्प्रेड चीज को कर रहे इस होते वे हैं, में या वो यूज कर नमक सकते हो। आप अपनी प्लेट में भी यूज करते हैं फिर? जी ठीक है, थैंक यू सर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। जी यू किसी कैन और आस्क की कोई नागिन क्वेरी है या तो कर मुझसे भी। लें। जी सर, मैं नंबर ले लूंगी मुझसे। गार्लिक यूज, जी जरूर, गार्लिक यूज कर सकते हो। गार्लिक जो एक ऐसा है कि इसमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बॉडी के लिए। गार्लिक, जिंजर, करक्यूमिन, ये हमारी बॉडी के एंटी इन्फ्लेमेटरी और बेस्ट जो है वो स्पाइसेस होती हैं। तो आप डेफिनेटली इनको यूज कर सकते हो। वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में आई नहीं है, अभी सिर्फ मैंने बनाई है और अभी उसका मतलब सर्टिफाइड हुआ है और उसकी रिसर्च कंप्लीट हुई थी। तो अभी हमारा जो है वो कुछ दिनों में लाहौर के अंदर एक इवेंट है, वहां पे हम उसको मतलब ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। अभी सिर्फ नेम वगैरह हमने फाइनल किया था, तो मार्केट के अंदर जल्दी आ जाएगी, अलबत्ता अभी नहीं आई वो। सीड्स में बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से किस के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, वैसे तो सीड के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, अलबत्ता अगर आप किसी कंडीशन के अंदर यूज कर रहे हो, हेल्दी बंदे के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है सीड्स का। किसी ऐसी कंडीशन के अंदर यूज कर रहे हो जिस वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है, तो वो कंडीशन जो है वो मैटर करती है। ठीक है, सीड्स आप वैसे अगर नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है वो सारे सीड्स ले सकता है। इवन एक डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसको सिनेमन वाटर जो होता है ना, सिनेमन का पता है, दालचीनी, आप वो वाटर दोगे तो उस वजह से उसका जो ग्लूकोज लेवल होता है इंस्टेंटली वो कम हो जाता है। यस सर, पता चली। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछ ले। थैंक यू।